तो वर्ण व्यवस्था क्या है? समाज वर्णों में बटा हुआ था, वो आज भी जारी है। शादियाँ लोग जातियों में करते हैं। वर्ण व्यवस्था, छुआछूत आज भी कई जगह होता है। पिछड़े वर्गों में जो कमजोर पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ भी छुआछूत भेदभाव होता है। तो निश्चित तौर पर ओबीसी जातियाँ छुआछूत करती हैं दलितों के साथ। आप अपने आप को कितना बड़ा हिंदू समझते हैं? खुद मोदी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं, जीने की कला है। खुद संविधान में लिखा गया है कि हिंदू कौन है, हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू कौन है, हिंदू कोड बिल में हिंदू कौन है। जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो हिंदू है। वो अब जैसे प्रधानमंत्री है उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी ओबीसी जैसे आते हैं। और मोदी जी जो ओबीसी बने घूमते हैं, उन्हें ओबीसी के हक में कुछ तो सोचना चाहिए। उनके पीएमओ के सेक्रेटेरिएट में एक भी ओबीसी नहीं है। अरे उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक भी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति उनके सेक्रेटेरिएट में नहीं है, उनके सचिवालय में नहीं है, और वो ओबीसी के प्रधानमंत्री ओबीसी का बोर्ड लेकर बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौधरी। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ओबीसी के मुद्दे उठाने वाले युवा, जिनका नाम संतोष शाक्य है। आपका संतोष शाक्य जी स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मुझे बुलाने के लिए। हम ये जानना चाहेंगे कि जो पिछड़े वर्ग की आबादी है और उसके लिए आप काम करते हैं, तो ये बताइए कि 27% का जो आरक्षण है मंडल कमीशन, वो क्या पूरी तरीके से आज लागू है? जैसे कि आपने मेरा परिचय दिया कि मैं पिछड़े के मुद्दों पर काम करता हूं, और पिछड़ा वर्ग जो है देश का लगभग 55% से लेकर 60% आबादी है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास शिक्षा नहीं है और सामाजिक रूप से उसे बहुत शोषित रखा गया है। अर्थात जो शूद्र था वही आज पिछड़ा वर्ग है। शूद्र को एक काम दिया गया था कि वो सेवा करेगा, सबकी सेवा करना उसका काम था, अर्थात ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। तो पिछड़ा वर्ग जो है उसको केवल 27% हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई, जो कि 1992 और 1993 में की गई। इसकी आबादी 60% है और आज इसकी हिस्सेदारी 10 से 15% ही तय हो पाई है। अर्थात जो पिछड़ा वर्ग है 55 से 60%, उसको केवल 10% देश के संसाधनों में हिस्सेदारी है, जो कि बहुत ही कम है और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर काम होने की ज़रूरत है। सरकारें जो अब तक रही हैं वो कहीं एक जातिवादी मानसिकता से, एक वर्णवादी मानसिकता से काम करती रही हैं और एक बड़े वर्ग को भटकाकर, भ्रमित करके, तरीके से उसकी हिस्सेदारी छीनती रही हैं। तो जो आपने पूछा कि पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी तय हो पाई, बिल्कुल भी तय नहीं हो पाई है। उस पर पुनर्चिंतन, पुनर्विचार और फिर से तय करने की ज़रूरत है। आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं कि ये बताइए कि जो आपने कहा वर्ण व्यवस्था वाली बात, वर्ण व्यवस्था से क्या मतलब? अब तो संविधान लागू है, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। समता, समानता, बराबरी, न्याय पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप जब बता रहे हैं कि हमारी 60% आबादी है, तो 60% में क्या आरक्षण बढ़ना चाहिए अब? देखिए, संविधान इस देश का लागू हुआ 1950 में, और एक संविधान की भावना थी कि सभी के साथ सामाजिक न्याय हो। सामाजिक और शैक्षणिक न्याय की बात की गई पैरा 16 में, और 16 में एक आरक्षण की व्यवस्था की गई कि इक्वलिटी तो दी गई संविधान में, लेकिन जो पिछड़ गए हैं लोग उन्हें बराबरी पर लाने के लिए विशेष व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था की गई हिस्सेदारी तय करने के लिए। तो जो वर्ण व्यवस्था है वो एक सामान्य प्रैक्टिस में तो रही, समाज में तो वो आज भी स्थापित है, और समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न जातियां हैं, वो वैसे ही व्यवहार करती हैं। संविधान की जो भावना है उस पर, जैसे कि मैंने बताया कि केवल 10 से 15% हिस्सेदारी तय हो पाई है। तो वर्ण व्यवस्था क्या है? समाज वर्णों में बटा हुआ था, वो आज भी जारी है। शादियां लोग जातियों में करते हैं। वर्ण व्यवस्था, छुआछूत आज भी कई जगह होता है। आप बहुत सारे मामले ऐसे देख सकते हैं। पिछड़े वर्गों में जो कमजोर पिछड़े वर्ग हैं उनके साथ भी छुआछूत भेदभाव होता है। तो ये लगातार जारी है और वर्ण व्यवस्था जो है वो आज भी खत्म नहीं हुई है। संविधान की जो भावना है वो लागू नहीं हो पाई है। उसकी एक भावना है, वो लागू नहीं हो पाई है। आपके कहने से या मेरे कहने से वो लागू नहीं होगी। अगर हम देखते हैं समाज में जाके, तो वो लागू नहीं हुई है। आप कह रहे हैं छुआछूत, ओबीसी आपका जो है वो क्या छुआछूत मानता है या छुआछूत किससे करता है? देखिए, ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है कोई होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। ओबीसी में कई ऐसी जातियां भी हैं जो बहुत दबंग हैं, जो मैं मानता हूं कि वो छुआछूत करती हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था जो है वो किसने बनाई? सामाजिक व्यवस्था उन्होंने नहीं बनाई है। वो खुद उसी वर्ण व्यवस्था के शिकार हैं, उसी मानसिकता के शिकार हैं। जो मनुवाद है वो उनके दिमाग में भी बैठा हुआ है, और वो जब तक निकलेगा नहीं, और मनुवाद उन्होंने बनाया नहीं है,
उनके दिमाग में बैठाया गया, उनको प्रैक्टिस करवाई गई है। तो निश्चित तौर पर ओबीसी जातियाँ छुआछूत करती हैं दलितों के साथ, और जो करते हैं उन पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई होनी भी चाहिए। एससी एसटी एक्ट बनाया गया है, उनकी सुरक्षा पर काम होना चाहिए। और ओबीसी के जो हम लोग हैं, हम लगातार लोगों से कहते हैं कि ये अपने ही लोग हैं, हम सब एक ही लोग हैं, कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कई मामले ऐसे प्रकाश में आते हैं जहाँ दबंग पिछड़ी जातियाँ, जो सामाजिक राजनीतिक रूप से ऊपर पहुंच गई हैं या पहले से ऊपर थीं, वो दलितों के साथ भेदभाव करती हैं, जो गलत है। मैं उसका विरोध करता हूं, और अगर कोई भी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हम उसको मांग करेंगे कि सजा हो। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी, मगर मैं देखता हूँ कि ओबीसी अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर के अपने अधिकारों के लिए मैदान में नहीं आता। और मैं देखता हूँ कि जो गरीब दलित हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन पर वो अत्याचार करता है। ऐसा क्यों? देखिए, आपका वही सवाल जो मैंने पहले जवाब दिया कि वर्ण व्यवस्था जो है उसमें 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 5वां जो वर्ण व्यवस्था में था ही नहीं, जो कास्ट व्यवस्था में था ही नहीं, वो था अछूत। तो जो ओबीसी है वो शूद्र है, उसको क्या लगता है कि मैं कैसे ना कैसे ये ऊपर वाला हो जाऊं। तो उस भावना से वो क्या करता है, कमजोरों पर, दलितों पर अत्याचार करता है। और उसमें वो अकल नहीं है, वो अज्ञान में वैसा करता है। तो अगर हम उसे ज्ञान करें, एजुकेट करें, इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी दोष है। एजुकेशन सिस्टम हमारा उस तरह से लोगों को पढ़ा नहीं पाया है। एक तो हमारा सरकारी एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दिया गया, तो अब पूरा तरह से प्राइवेटाइजेशन हो गया। जो समाज बदलना था, जो समाजवाद आना था, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव होना था, उसको पूरा रोक दिया गया। जो चंद जातियां जिन्होंने शोषण किया वही सत्ता में बैठी रहीं, और आज भी वो सत्ता में बैठी हुई हैं। तो इसलिए परिवर्तन नहीं हो पाया, और ओबीसी जातियां भी उसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी उनका शिकार होती हैं उसी मानसिकता का, और मनुवादी मानसिकता के तहत वो अत्याचार करती हैं, जो कि गलत है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो हिंदू कार्ड जो आपको मिला हुआ है, आप अपने आप को कितना बड़ा हिंदू समझते हैं? देखिए, हिंदू कितना बड़ा कौन समझता है, तो ये तो एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। हिंदू कौन है, क्या है, यही कुछ परिभाषित नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। खुद संघ प्रमुख कहते हैं, आरएसएस के प्रमुख कहते हैं, खुद मोदी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं, जीने की कला है। खुद संविधान में लिखा गया है कि हिंदू कौन है, हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू कौन है, हिंदू कोड बिल में हिंदू कौन है। जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो हिंदू है। तो हिंदू क्या है एक्चुअल में? आप ब्राह्मणवाद कहना चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसमें हमारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो उनकी ट्रेनिंग है, जो मैंने बताया, लंबे समय से उनकी ट्रेनिंग की गई है। और वो वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, मनुस्मृति, जो कम से कम 100 साल तक उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, वो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो धीरे धीरे वो बातें छूटेंगी। और पिछड़ा वर्ग जहाँ तक ये बात है राजनीतिक रूप से जागरूक है। और आपने देखा कि मुलायम सिंह की सरकार रही है, लालू यादव की सरकार रही है, बहन कुमारी मायावती की सरकार रही है, पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की सरकार रही है, तमिलनाडु में लंबे समय से सरकार है। तो अगर आप कहें कि पिछड़ा वर्ग बिल्कुल जागा हुआ नहीं, तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है। तो जागा हुआ है पिछड़ा वर्ग, और कहीं ना कहीं वो जो वर्णवादी मानसिकता है उसका भी शिकार है। तो हर तरह के लोग हैं, तो उन्हें हम सिखा रहे हैं, उन्हें हम बता रहे हैं, और जैसे जैसे वो सीखेंगे बदलेंगे। अब जैसे आपने कहा कि ओबीसी जो है वो, अब जैसे प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी ओबीसी जैसे आते हैं, वो ओबीसी के लिए क्या नाम, जो आज मांग हो रही है जनसंख्या आधारित, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पिछड़े वर्ग की जनगणना की हम लोग बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग की जनगणना होनी चाहिए, और मोदी जी उस पर चुप रहते हैं। जनगणना नहीं होती। 2011 में जो जनगणना की गई है उसमें जाति पूछी गई थी, उसे पहले कांग्रेस ने जारी नहीं किया। हालांकि जब राहुल गांधी अब मुश्किल में फंस गए हैं, तो अमेरिका में जाके उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने चाहिए। तो निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना के 2011 वाले आंकड़े जारी होने चाहिए। और मोदी जी जो ओबीसी बने घूमते हैं, उन्हें ओबीसी के हक में कुछ तो सोचना चाहिए। उनके पीएमओ के सेक्रेटेरिएट में एक भी ओबीसी नहीं है। अरे, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक भी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति उनके सेक्रेटेरिएट में नहीं है, उनके सचिवालय में नहीं है, और वो ओबीसी के प्रधानमंत्री ओबीसी का बोर्ड लेकर बैठे हुए हैं। और जब उनकी बात आती है कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, क्या उन्होंने ओबीसी आरक्षण पे, ओबीसी का आप देखिए, स्कॉलरशिप नहीं दी गई। पिछले 5 साल से पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी बच्चा बेचारा भैंस बेच के पढ़ने आता है, और उसे छात्रवृत्ति नहीं दी गई। वो बेचारा पढ़ने के वापस चला गया। कितनी ऐसी भर्तियां की गई जिनमें हमारी हिस्सेदारी गायब कर दी गई। तो ओबीसी इस समय सबसे पीड़ित समाज है, और उसकी हिस्सेदारी जो अभी की सरकार है उसने भी गायब की है, पिछड़ी सरकारों ने भी गायब की है, और ये सरकार तो और बुरी तरह दमन कर रही है, हमारा ही वोट ले रही है, हमारा ही दमन कर रही है। तो हमारे हक मिलने चाहिए। मोदी जी से मैं ये मांग करता हूँ कि अगर वो हमारे हक नहीं देंगे तो आज नहीं तो कल ओबीसी के समझ में आ जाएगा
कि हिंदू तो सभी हैं, हिंदू कोई विषय नहीं है जैसे हिंदू हिंदू वो करते हैं मुसलमान के खिलाफ नफरत फैला के, जबकि ओबीसी का 10% हिस्सा मुसलमान भी है जो हिंदू से ही कन्वर्ट हुआ है, हिंदू या बौद्ध ही था पहले। तो जो नफरत फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है और ओबीसी के हकों पर बात करनी चाहिए मोदी जी को, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। ये जो दिन भर नाटक करते हैं इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। पिछड़े वर्गों को सबसे धोखेबाज आदमी है ये, पिछड़े वर्गों के साथ धोखा कर रहे हैं, पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी को गायब कर रहे हैं और अगर नहीं सुधरे तो इन्हें भी पिछड़ा वर्ग गायब कर देगा। आपने अभी एक बात कही कि ब्राह्मणवाद जो है वो बहुत ज़्यादा हावी है, तो जो भाजपा की सरकार है उसमें ब्राह्मणवाद तो है ही, मगर आप ये बताइए कि आपका ओबीसी क्यों नहीं क्या नाम ब्राह्मणवाद से हट करके अंबेडकरवाद की ओर, संविधान की ओर क्यों नहीं चलता? देखिए मैंने कहा ना कि एक बड़ी प्रैक्टिस है, कम से कम 500-600 साल से लगातार एक ट्रेनिंग दी गई है और वो इतनी मजबूत नहीं थी, अभी 20-30 साल पहले उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन उस तरह मनुवादी ताकतों ने देखा कि उनका ग्रिप कम हो रहा है तो उन्होंने फिर से उसे मजबूत करना, उसकी ग्रिप को स्ट्रांग करना शुरू किया है। तो क्या हुआ है कि ओबीसी जो है उसका शिकार, एक सीधा शिकार वही होता है, वो अपने हकों को भूल जाता है। अरे हिंदू तो सभी हैं हमारे, अगर एक ओबीसी पढ़ लिख के आरक्षण से नौकरी करेगा तो उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी, तो क्या एक हिंदू आगे नहीं बढ़ेगा? ये मैं अपने पिछड़े भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके आरक्षण के खिलाफ ये क्यों है? अगर आपको हिस्सेदारी मिलेगी, आप नौकरी करेंगे तो क्या आप आगे नहीं बढ़ेंगे? तो क्या हिंदू आगे नहीं बढ़ेगा? क्या पिछड़ा हिंदू नहीं है? तो ये सिर्फ षड्यंत्र किया जाता है। अगर हिंदू सभी हैं तो पिछड़ा आगे बढ़ेगा तो वो भी हिंदू है। तो इन्हें समझना चाहिए कि ये सरकारें जो है हिंदुओं की सरकारें नहीं है, क्योंकि पिछड़ा हिंदू आगे बढ़ता है तो इनका खून खौल जाता है। ये उनका क्या करते हैं, हिस्सेदारी काट देते हैं, उनकी नौकरियां काट देते हैं, उनकी स्कॉलरशिप काट देते हैं। तो ये पिछड़े हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये केवल चंद मजबूत जातियां जो हैं, जो दबंग जातियां हैं, जो अपर क्लास जातियां, जिन्होंने लंबे समय तक समाज को दूषित किया, समाज की व्यवस्था को खराब किया। आज जब समाज में बराबरी की बात चल रही है तो उन्हें भी बराबरी की बात करनी चाहिए। हम नहीं कह रहे कि वो अपना हिस्सा हमें दे दें, वो अपना हिस्सा ले लें, पिछड़े वर्गों को उनका हिस्सा दे दें, तो हिंदू तो मजबूत होगा, हिंदू के बीच में एक समता आएगी। तो यही समझना है पिछड़े वर्गों को कि देखिए हिंदू के नाम पर कैसे आपकी ही पैर को काटा जाता है। तो यहाँ पर ओबीसी को ये जिस दिन समझ जाएगा उस दिन वो जो मनुवाद है, जो छुआछूत है, जो दलितों के साथ वो अत्याचार करता है, इस सबसे बाहर निकल के एक सभी को लेकर चलने वाली और सबके अच्छा देश बनेगा उस दिन। संतोष जी, अभी एक बरेली में सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो उस पर आप वहाँ थे, तो वहाँ पर काफ़ी विद्वान आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी, काफ़ी अधिकारी भी थे, मगर उस पर क्या जाति तोड़ो समाज जोड़ो के बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो देखिए जाति तोड़ो समाज जोड़ो, उनका क्या उद्देश्य है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जाति तोड़ो समाज जोड़ो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या जाति ऐसे टूट जाएगी? क्या सामाजिक विज्ञान उन लोगों ने पढ़ा है? सामाजिक विज्ञान में जाति कैसे टूटती है, कैसे लोग शादियाँ करते हैं, कैसे लोग विवाह करते हैं, समाज का क्या क्या कैरेक्टर होता है, समाज किस तरह से काम करता है, वो सब समझना पड़ेगा पहले। तो समाज कैसे काम करता है, समाज में जो समान स्तर के लोग होते हैं वो आपस में संबंध रखते हैं। आप चाहेंगे कि नहीं एक कुर्मी जो है एक जाटव से उसका विवाह हो जाए, संभव नहीं है। तो कम से कम पहले दलित जातियाँ जो हैं उन्हें आपस में वैवाहिक संबंध करने चाहिए, एक समाजीकरण करना चाहिए। फिर जो कारीगर जातियाँ हैं जिसमें लोहार है, कुम्हार है, भुर्जी है, बहुत सारी जातियाँ हैं, माली है, मौर्य भी आ सकता है उसमें, क्योंकि मौर्य आपको बागवान और कारीगर किसान सब में लग जाएगा, तो उसे आप ले सकते हैं। और जो मजबूत किसान जातियाँ हैं उनका सामाजिकरण हो सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जाति तोड़ने का क्या मतलब है, या आप मूर्ख बना रहे हैं समाज को, खुद को भी मूर्ख बना रहे हैं। जाति उन्हीं जैसे दलित वर्ग आपस में जातियाँ तोड़ें, पिछड़ा वर्ग आपस में तोड़े तो जाति टूट जाएगी धीरे धीरे, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं सारी जातियाँ टूट जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट रहेगा जाति तोड़ो का सामाजिक न्याय। समान स्तर पे कैसे आएंगे वो लोग, जब सोशल जस्टिस होगा, सभी नौकरियों में आएंगे, सभी एक जैसा समाज बनेगा। जब एक जैसा समाज बन जाएगा, सभी एक जैसा व्यवहार करेंगे, एक जैसा खान पान, एक जैसा रहन सहन है ही, तो वो आपस में जातियाँ अपने आप टूट जाएंगी, लोग एक दूसरे के बेटे से मिलेंगे। तो सोशल जस्टिस जो है, सामाजिक न्याय जो है, वो आधार होगा जाति तोड़ो का। योग्यता का आधार कैसा रहेगा? योग्यता का आप क्या अभिप्राय समझ रहे हैं? योग्यता शब्द को क्या आप परिभाषित कर सकते हैं? योग्यता का क्या मतलब है? योग्यता शब्द जो है बहुत कंफ्यूजिंग शब्द है। योग्यता का मतलब होता है इंग्लिश में एलिजिबिलिटी। तो किसी भी परीक्षा के लिए कौन एलिजिबल होता है? जो 33% नंबर ले आता है। तो योग्य तो सभी होते हैं, कोई भी किसी परीक्षा में अगर एग्जाम देता है तो सारे लोग योग्य होते हैं। अब आप कहेंगे मेरिट क्यों बनती है या कंपटीशन क्यों होती है?
मेरिट और कंपटीशन इसलिए होती है क्योंकि भर्तियां जो है 2000 हैं, लोग 2 लाख हैं, तो हमें कंपटीशन करना पड़ता है। तो कंपटीशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, योग्य तो सभी हैं। योग्यता को क्या कैसे योग्य तो सभी हैं, जिसने 50% से ऊपर अंक दायर कर लिए, जो पास हो गया वो योग्य है, अयोग्य थोड़ी है। तो योग्यता का मतलब सामाजिक विज्ञान में ये होता है कि जो भी पास करके आया एग्जाम वो योग्य है। किसी के 90 नंबर आए तो वो ज़्यादा योग्य नहीं है, जैसा कि फैलाया जाता है सवर्ण संगठनों के द्वारा। जो अपर क्लास जाती हैं वो क्या फैलाते हैं, ये हमारे 90 नंबर आए, हम तो ज़्यादा योग्य हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। होता क्या है, जिसकी परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, जो अच्छे पैसे रखता है, जिसका सामाजिक स्तर अच्छा होता है, जो अच्छे स्कूल में पढ़ा होता है, उसके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। एक पूरा करने दीजिए, एक व्यक्ति गाँव में रहता है, वो क्या करता है, खेत में काम करता है, फिर अपनी भैंस को चराने ले जाता है, फिर स्कूल जाता है, फिर बेचारा शाम को काम करता है, फिर जाके उसके 60% नंबर आते हैं। तो उसके जो 60% है, वो जो 90% आए हैं शहर वाले के, उससे ज़्यादा हैं। वो उससे ज़्यादा योग्य है, क्योंकि उसे भैंस चराना भी आता है, उसे खेत जोतना भी आता है, उसे कई सारे काम आते हैं। तो मेरे हिसाब से वो जो है ज़्यादा काम जानता है, तो वो ज़्यादा योग्य है। तो योग्यता जो है बहुत कन्फ्यूजिंग वर्ड है, किसी के ज़्यादा नंबर आए तो ज़्यादा योग्य नहीं है, और योग्यता शब्द जो है उसके नाम पर मूर्ख बनाते हैं। तो जितने भी लोग हैं सभी योग्य हैं जो पास होके आए। परीक्षा इसलिए करानी पड़ती है, तो जिसकी ज़्यादा मेरिट है वो ज़्यादा योग्य नहीं है, जिसकी कम मेरिट है वो कम योग्य नहीं है। अगर 50 के ऊपर जितने लोग हैं सब समान योग्य हैं। तो अगर किसी पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को 5 नंबर 2 नंबर कम होने पे नौकरी दे जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो कम योग्य है। वो इसलिए कम नंबर आए उसके क्योंकि तुमने सैकड़ों साल तक उसका शोषण किया, सैकड़ों साल तक तुमने उसका खून चूसा, सैकड़ों साल तक तुमने उसे पढ़ने नहीं दिया, और तुम सैकड़ों साल से पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हारा कंपटीशन कैसे कर लेगा। तो यहाँ पर ये होता है, ये योग्यता का मतलब है। योग्यता को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज मैंने आपको योग्यता का सही अर्थ बताया। अच्छा संतोष जी, ये बताइए, आप युवा हैं, आप देख रहे हैं कि आज युवाओं के सामने एक निजीकरण बहुत बड़ी समस्या आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निजीकरण समस्या है, उस पर लोगों को काम करना चाहिए। और पिछड़े वर्गों के पास तो नौकरियां ही नहीं है, तो हमारी क्या समस्या है। हमारी पहली समस्या तो ये है कि हमें कुछ मिले। अभी तो हमारी निजीकरण समस्या ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ले क्या जाओ, निजीकरण करो, कुछ करो। जिसके पास है ही नहीं वो क्या निजीकरण से उसका क्या होगा। तो हमारी पहली समस्या ये है कि कम से कम जो है उसमें हमें हिस्सा मिले। दूसरा, निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी पब्लिक सेक्टर है वो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, खासकर कमज़ोर वर्गों के लिए उसने बहुत काम किया। कमज़ोर वर्ग वहाँ से पढ़ के लिख के, नौकरी ऐसा माध्यम रहा है जिससे वो आगे आए हैं। दूसरा कोई माध्यम नहीं रहा है। किसी को 1000 2000 सब्सिडी दे देने से कोई आगे नहीं आता है। तो नौकरी एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक सुधार का, या जो हम कह सकते हैं सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का। तो उतना पब्लिक सेक्टर जो है, जो आज है, वो मोदी जी उसे बेच रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मोदी जी पिछड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो पिछड़ों की टांगे काट रहे हैं। तो मोदी जी को खुद इस पे सोचना चाहिए। अगर वो सच में पिछड़े हैं, उनको थोड़ी बहुत भावनाएं हैं, तो अपने वर्ग के बारे में कुछ सोचें। कम से कम अपने सचिवालय में 4 लोग रख लें। अरे इतनी तो इज्जत रख दें अपने वर्ग की। तो कोई भी अयोग्य नहीं है, बस आने नहीं दिया जा रहा है उसे। तो ये हो रहा है। तो यही चीज़ है कि पिछड़ा वर्ग अच्छा, उसकी हिस्सेदारी तय हो जाए, इस पे काम हो, तो निजीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। निजीकरण करके तो बहुत गलत किया जा रहा है, और उसका हम विरोध करते हैं। संतोष जी, आप ये बताइए कि अभी तक आपने जो काम किया है ओबीसी के लिए, तो आप ये बताएं कि ओबीसी को अभी तक कितनी हिस्सेदारी मिल पाई है शासन प्रशासन में? ओबीसी को देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, केंद्रीय जो अधिकारी की नौकरियां उनमें तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आया है कर्मचारी और वो है, तो उसमें जो भी हिस्सेदारी है, कहीं 20% है, कहीं 25% है, कहीं 30% है, और आरक्षण से तो केवल 12% से 15% लोग ही आए हैं। बाकी जो पहले से थे उन्हें भी अगर जोड़ लिया जाए तो हो सकता है 20-25% हिस्सेदारी हो जाती है, जो कि उनकी आबादी का 20% भी नहीं है, 30% भी नहीं है। तो बहुत कम हिस्सेदारी हो पाई है। इस पर पूरा जनगणना होने की ज़रूरत है, मैपिंग होने की ज़रूरत है। जनगणना के बाद इसमें जो नीचे कमज़ोर जाती हैं उनका बंटवारा भी होने की ज़रूरत है, क्योंकि ओबीसी कोई एकरस समाज नहीं है, होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है। तो बंटवारे की बहुत ज़रूरत है। संतोष जी, हिस्सेदारी लेने के लिए ओबीसी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ओबीसी को मेरा यही मैसेज है कि आप अपने हकों के लिए लड़ें। अपना जो एक मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन में 27% हिस्सेदारी लागू हुई, लेकिन जो भी हमारी पार्टियां थीं, जो भी राजनीतिक दल थे, उन्होंने जब सरकार बनाई मंडल कमीशन के नाम पे, तो उन पार्टियों ने ओबीसी के साथ न्याय नहीं किया। जो ओबीसी की पार्टियां, जिसको लेके आपने सवाल नहीं पूछा कि पिछड़े वर्ग की जो पार्टियां, उन्हें ओबीसी वोट क्यों नहीं देता है, तो वो जो पार्टियां थी उन्होंने न्याय नहीं किया। वो जो पार्टियां थी उन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी करी, इसलिए आज ये भाजपा के साथ चले गए। तो ओबीसी का सबसे पहले तो चिंतन की ज़रूरत है कि होना क्या चाहिए। ओबीसी बहुत सक्षम समाज है,
कोई ऐसा नहीं है ये बहुत कमज़ोर समाज है अपनी हिस्सेदारी नहीं ले पाएगा। संतोष जी, क्या सपा जो है वो ओबीसी के लिए काम नहीं कर रही थी? ओबीसी के अधिकारों का उन्होंने सत्ता में रहते हुए कोई लाभ नहीं पहुंचाया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या लाभ पहुंचाया। देखिए उन्होंने आरक्षण तक बीपी सिंह जी के कहने पे लागू किया। आरक्षण कैसे लागू हुआ? कोई भाजपा ने तो लागू किया नहीं, ना कांग्रेस ने लागू किया, बीपी सिंह ने लागू किया। और ये लोग, योगदान इनका भी था, लेकिन अगर ये लोग सरकार में होते तो निश्चित तौर पे लागू नहीं करते। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी लागू नहीं कर रहे थे उसे, बीपी सिंह के बहुत दबाव के बाद उन्होंने लागू किया। जब ओबीसी आरक्षण को पहले 15 दिया गया था, उसे बढ़ाने की बात आई तो यहाँ पर क्या हुआ, सपा ने दूसरी बात क्या करी, जब वो सरकार में आई तो पिछड़ी जातियां, जो विभिन्न जातियां हैं, जैसे आपने कहा कि वो दलितों पे अत्याचार करते हैं पिछड़े वर्ग के लोग, तो क्या पिछड़े वर्ग के लोग पिछड़ों पे अत्याचार नहीं करते? पिछड़े वर्ग के लोग पिछड़ों को लेके चलते हैं क्या? क्या पिछड़ा वर्ग कोई एक जैसा समाज है? उसमें कारीगर जातियां हैं, उसमें मछुआरा जातियां हैं, उसमें किसान पशुपालक दबंग जातियां हैं, उसमें हॉर्टिकल्चर वाली या लघु किसान जातियां हैं, कमजोर जातियां लघु किसान वाली। तो क्या सारी जातियों के साथ न्याय हुआ? जो वो न्याय नहीं हुआ, उसी के कारण भाजपा में ये लोग चले गए। भाजपा में ये लोग इसलिए नहीं गए कि हिंदू हैं, ये वो हैं। हिंदू तो पहले भी थे, पहले ज़्यादा हिंदू थे। अब बाबा साहब का मूवमेंट कमज़ोर हुआ है, मजबूत हुआ है कांसीराम जी के आने के बाद। पहले ज़्यादा हिंदू थे, पहले नहीं गए, अब चले गए। तो इसलिए चले गए ये लोग क्योंकि जो हमारी पार्टियां थी, जैसे आपने कहा सपा ने आपके साथ सामाजिक न्याय नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। करती तो उनके साथ आज सरकार होती। अगर वो करते, उन्होंने क्या किया वो आप सब जानते ही हैं कि पुलिस भर्ती में क्या किया, उनमें क्या किया, उसमें क्या किया, पूरी तरह से गलत तरीके से ऑपरेट करा। तो अगर वो सबको लेके चलते तो आज सरकार होती। आज ओबीसी के लोग भाजपा में गए हैं तो वो ठीक है, मगर जो बहन मायावती जी हैं वो क्या ओबीसी उनको नेता नहीं अपना मान सकता है? उनको उनसे अधिकार की उम्मीद नहीं करेगा क्या? नहीं, मायावती जी तो पहले मतलब कुछ करें। मायावती जी तो आगे निकल के आए, वो तो घर से ही नहीं निकलती हैं आजकल। बहन जी ने क्या किया, वो भी अपने परिवार को, एक बसपा में एक नियम बनाया था मान्यवर साहब ने कि कोई भी मेरे परिवार का सदस्य, वो पूरा अपना परिवार त्याग के आए थे, कभी अपने घर नहीं गए। और उन्होंने एक नियम बनाया था, कोई भी एक कार्यकारिणी में एक परिवार के 2 सदस्य नहीं होंगे। आज आप उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी देखिए, उनके भतीजे वो कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी भाभी कोषाध्यक्ष हैं, उनके भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके जो 2-3 पद बचते हैं उन पे उनके घर का जो माली है वो भी उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। उनके घर का दूसरा नौकर है जो सब्जी वब्जी लेके आता है, वो भी उनकी कार्यकारिणी में है। तो इस तरह से बसपा को बर्बाद कर दिया गया। उसमें जितने पिछड़े वर्ग के नेता थे उन्हें निकाल दिया गया। इवन SC/ST के बहुत बड़े बड़े लीडर्स को निकाल कर बाहर कर दिया बहन जी ने। तो इसलिए बहन जी को जो भी कारण रहे हों वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहन जी एक विकल्प थी बहुत बड़ा। आज वो प्रधानमंत्री की रेस में होती, लेकिन क्या कारण रहे कि उन्होंने इस जो मूवमेंट था, इतना बड़ा मूवमेंट कांसीराम साहब ने जैसे बहुजन मूवमेंट कहा, बहुजन का मतलब उन्होंने 85% कहा, तो इतना बड़ा मूवमेंट एक परिवार में सिमट कर रह गया। उसके बाद एक जाति के कुछ ऐसे लोग, एजेंट लोग, पूरी जाति को मैं नहीं कहूँगा, पूरी जाति को कई लोग कहते हैं, एक जाति के कुछ एजेंट जो हैं वो उनके लिए डीलिंग करते हैं और बाकी पूरी पार्टी को ख़त्म कर दिया। तो ओबीसी के लिए काम किया पहले बहन मायावती जी ने, लेकिन आज जो उन्होंने पहले काम किया, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा परिवर्तन किया, बहुत सारे पार्क बनाए, इतना बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश में, इतना काम किसी ने किया नहीं। इतना विकास कार्य बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में किए हैं, मैं नहीं समझता हूँ किसी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज तक किए हैं। लेकिन उसके बाद जो उनका मूवमेंट था वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया 2009-10 के बाद, जब उन्होंने एक समीकरण बनाया कि ब्राह्मण दलित समीकरण, और उस समीकरण ने ख़त्म कर दिया उनके मूवमेंट को। सतीश मिश्रा जी आ गए और फिर आप जानते ही हैं, तो इस वजह से ओबीसी उनके साथ से हट गया। तो इस वजह से वो अब गड़बड़ हो गई। पहले उन्होंने किया है, मैं उसे मानता हूँ। मैं संतोष जी आपसे आखिर में ये कहूँगा कि आप अपने ओबीसी समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही मैसेज है कि ओबीसी वर्ग जो है वो जागरूक हो, अपना जो मंडल कमीशन पार्ट 2 की लड़ाई लड़े, क्योंकि मंडल 1 जो है उसकी लड़ाई कहीं रुक कर रह गई है और उसकी वजह से ये फालतू की बातें हमें दिन भर इधर लगा दिया उधर लगा दिया, इसलिए लगा रही है भाजपा। अगर हम मंडल पार्ट 2 की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी पूरी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अब तो EWS आ गया है, तो 50% की जो सीमा थी वो टूट चुकी है। सरकार हमें मूर्ख बनाती रही कि 50% सीमा है, EWS 2 दिन में पास करके सीमा वीमा सब खत्म करके उसे लागू भी कर दिया। 90 लोग IAS भी बना दिए EWS से, जबकि पूरी तरह से असंवैधानिक है। जिस संविधान का हवाला देते लोग घूमते हैं उसी संविधान से हो रहा है, क्योंकि हम लोग सो रहे हैं, हम लोग जागे हुए ही नहीं है। ओबीसी वर्ग सो रहा है, दलित वर्ग सो रहा है, और उसी संविधान को उन्होंने, जो बाबा साहब को डर था
कि ये संविधान अगर गलत लोग चलाएंगे तो इसमें गलत चीज़ें लिख देंगे। तो उन्होंने वही करके ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया। तो ओबीसी को अपना आंदोलन चलाना पड़ेगा और जो भी ओबीसी की पार्टियां हैं जो दावा करते हैं कि ओबीसी नेता हैं उन्हें भगाना पड़ेगा, उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, उनके लाते लगानी पड़ेंगी चार कि तुम अगर हमारे मुद्दों पर नहीं लड़ोगे तो मैं ख़त्म कर देंगे। और ओबीसी में जो विभिन्न स्तर की जातियाँ हैं उसके बाद 52% जनगणना के बाद उनका संख्या के बराबर लागू होना चाहिए। संख्या के बराबर लागू होने के बाद उसका न्याय संगत बंटवारा किया जाना चाहिए, जैसे कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में किया था। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक मजबूत जातियां, एक कमजोर जातियां। तो कमजोर जातियां वहाँ अच्छा विकास किए हैं, पसमानदा जातियों ने अच्छा विकास किया है वहाँ पे। मुस्लिम जो है 10% जो पिछड़ा वर्ग है वो मुस्लिम है, तो उसने भी अच्छा विकास किया है और पिछड़े वर्ग के सभी लोगों ने विकास किया है। तो उस फार्मूले के हिसाब से पिछड़े वर्ग का आरक्षण संख्या के बराबर करके उसे बराबर हिस्सेदारी में बांट देकर इस चीज़ की जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो पिछड़े वर्ग की एकता भी बनेगी, सरकार भी बनेगी, और जो हमारी आपसी लड़ाइयाँ हैं, आपसी अंतरकलह है, जो आज हम एक दूसरे से चिढ़ते हैं, वो लड़ाइयाँ खत्म होंगी। इससे पिछड़ा वर्ग टूटेगा नहीं। कई लोग आरोप लगाते हैं कि आपका तो पिछड़ा वर्ग को तोड़ रहे हैं, आप उसमें हिस्से करने की बात कर रहे हैं। ओबीसी रहेगा, उसमें अंदर किया जाएगा OBC 1, OBC 2, OBC 3, OBC 4। तो उससे क्या होगा, सभी का समान विकास होगा। एक सोशल जस्टिस का जो एक सिद्धांत है वो सामाजिक न्याय का सिद्धांत और अच्छी तरह लागू होगा। तो इस तरह से अगर काम किया जाए तो पिछड़े वर्ग की जो भी समस्याएं वो दूर हो सकती हैं। और इस देश में हम 60% हैं, तो शासक भी इस देश का हमें होना चाहिए। तो हम इस देश के शासक बन सकते हैं, असली शासक बन सकते हैं। दूसरा, जो भी हमें एक ऐसी पार्टी डेवलप करनी चाहिए जो डेमोक्रेटिक हो, जिसमें सभी वर्ग के लोग हों, सभी पिछड़े वर्गों के लोग साथ राजनीति करें। जो भी परिवारवाद को लागू कर रहे हैं उन्हें वोट ना करें, परिवारवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। जब हम ये सब करेंगे तो हम विकास करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। यही तो आप षड्यंत्र को समझिए। 90 तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस से कर लिए। जिस वर्ग की पहले ही ओवर रिप्रेजेंटेशन है, जिस वर्ग का, उसमें 90 तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस से कर लिए। और 90 में 90% ब्राह्मण है। मतलब सामाजिक न्याय का तो उसमें भी जरूरत है कि अपर क्लास का भी कुछ ही लोग खा गए। एक ही जाति सारा षड्यंत्र कर रही है। मतलब खेल क्या चल रहा है। एक तो आप पहले से ही 50% में इतना प्रचुर थे, आपने वो उसमें से भी 10% अपना सुनिश्चित कर लिया। पिछड़े वर्ग के लोग उस पर फाइट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर असंवैधानिक है। सबसे पहले बात, जब पिछड़ों का आरक्षण लागू होने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि डाटा नहीं है, गणना नहीं हुई है। अब ईडब्ल्यूएस लागू करते हुए कौन सा डाटा है? कोई डाटा नहीं है, बिना डाटा के लागू हो गया। दूसरी बात ये क्या कहते हैं कि किसी की स्थिति की गणना नहीं हुई है। फिर 50% की सीमा है। जब सीमा है तो भैया ये 10% कहाँ से आया? ये 10% कहाँ से आपने लागू किया? 50% की सीमा थी, अब तो 60% हो गया। तो एक मतलब जो ईडब्ल्यूएस है बिल्कुल संवैधानिक था। संविधान के मूल संशोधन नहीं कर सकते, संविधान का जो मूल स्वरूप है उसमें संशोधन कर दिया। तो असंवैधानिक चीज इन लोगों ने लागू कर ली सिर्फ इसलिए क्योंकि यही लोग बैठे हुए हैं। अन्याय, इनका चरित्र ही न्यायिक नहीं है, बिल्कुल इनजस्टिसफुल लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया, चैलेंज किया गया। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा जब हो रही थी तो इसमें जो स्टेक होल्डर हैं जैसे ओबीसी है, एससी है, उनके जज ही नहीं थे। तो भाई वो जज जो खुद ही सवर्ण वर्ग के हैं, खुद ही अपर क्लासेस के हैं, खुद ही जनरल क्लास के हैं, वो हमें सामाजिक न्याय क्यों देंगे? तो इस तरह से इसमें लूट की गई। मतलब जो न्याय का मूलभूत सिद्धांत है उसको ही ओवरलेप करके इसे लागू किया गया है और ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। जब भी कोई न्याय संगत सरकार आती है इसे खत्म करेगी, और तमिलनाडु सरकार ने इसे आज भी लागू नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, ये जिन भी सरकारों ने लागू किया उन्होंने धोखा भी किया अपने लोगों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने धोखा किया, बिहार सरकार ने धोखा किया है। तो पिछड़ा वर्ग को ये सब समझना चाहिए, दलित वर्ग को, कि किस तरह से हमारे लोग भी हमारे साथ धोखा करते हैं, और उसे लागू कर दिया। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने नहीं किया और नहीं करना चाहिए लागू। जिन लोगों ने लागू किया उसे खत्म करना चाहिए तुरंत। और हम सबको इस पर आंदोलन करना चाहिए, मांग करना चाहिए कि आप हमारी सीटें कैसे तय कर सकते हो, क्योंकि गरीब तो सभी जातियों में। अगर आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण गरीबी के आधार पर लागू करना है तो सभी लोग ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान करिए। तो ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए युवा सामाजिक चिंतक, युवा रिपोर्टर संतोष साक्य जी थे। मैं अपने दर्शकों को अगले एपिसोड में फिर हाजिर होऊंगा। मैं सुभाष चौधरी, इंडस न्यूज़ 24x7। सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद।